difference between mass and weight. मास और वेट दो ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं मास और वेट को इंटरचेंजेबली ये हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है, आज के लेक्चर में हमने उसको डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले मैं मास के बारे में सब कुछ लिखता हूँ और उसके साथ वेट को मैं कंपेयर करूँगा। तो इसके लिए मैं दो कॉलम्स बना देता हूँ। यहाँ पर मैं ऑल अबाउट मास लिख लूँगा कि मास क्या है, उसका डिफिनेशन और जो कुछ है उसके बारे में वो, और यहाँ पर मैं वेट को इसके साथ कंपेयर करके लिखूँगा। यहाँ पर एवरीथिंग अबाउट वेट है। सबसे पहले मास क्या है, तो अगर मैं एक ब्लॉक को, कोई भी चीज़ है मेरे पास, ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई ब्लॉक है, तो अगर हम इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर लें तो हमें पता चलेगा कि ये छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बना हुआ है। वो छोटे छोटे ज़रात इसमें अगर मैं शो कर लूँ, ये छोटे छोटे ज़रात हैं इसमें। चूंकि हर बॉडी इन छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बना हुआ है, तो अगर हम इसमें ये ज़रात मालूम कर लें कि ये ज़रात एक बॉडी में कितने हैं, अगर ये ज़रात एक बॉडी में ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि इसमें मैटर की मकदार ज़्यादा है। मैटर यानी मादा, मैटर की मकदार ज़्यादा है, और मैटर की मकदार ही को हम मास कहते हैं। इंग्लिश में अगर मैं इसकी डिफिनेशन लिखूं तो वो कुछ, मास इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। एक बॉडी में, एक ऑब्जेक्ट में मैटर की मकदार कितनी है, उस मकदार को हम मास कहते हैं। अब डिफिनेशन हो गया ये। सेकंड, इसकी मैं सिंबल लिख लूँगा कि सिंबल क्या है मास का। तो मास का सिंबल है मेरे पास, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। मास स्मॉल एम से रिप्रेजेंट होता है। और मास के लिए फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो इसका फॉर्मूला हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से उसको डिराइव करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि F इज इक्वल टू ma। तो ये मास है, ये एक्सेलरेशन है। मास के लिए अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो इससे आ जाता है हमारे पास m इज इक्वल टू F बाई a, where m is mass, F is the applied, F is the net force and a is the acceleration produced in this body by this force। तो मास के लिए मेरे पास फॉर्मूला है या मैथमेटिकल फॉर्म है m इज इक्वल टू F बाई a। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब मास के लिए अगर मैं यूनिट लिखूं तो SI यूनिट मास का किलोग्राम है। इट्स यूनिट इज किलोग्राम। दूसरी यूनिट्स भी है लेकिन वो बाकी सिस्टम में है। हम अपने टेक्स्ट बुक के मुताबिक इसका यूनिट किलोग्राम लिखेंगे। ब्रिटिश सिस्टम में इसको पॉन्ड्स लिखते हैं और दूसरे सिस्टम में ग्राम भी यूज़ होता है, लेकिन हमारे किताब के मुताबिक SI सिस्टम में इसको हमने किलोग्राम लिखना है। फोर्थ अगर मैं मास के बारे में लिखूं, फिफ्थ, तो ये है कि मास की वैल्यू हर जगह पर कांस्टेंट होती है। अगर मैंने कोई चीज़ यहाँ पर उसके मास मालूम कर ली, तो अगर मैं यूनिवर्स के किसी भी हिस्से में उसको लेके जाऊँ, मास की वैल्यू में ना ही कोई इजाफा होगा और ना उसमें कोई कमी होगी। तो मैं कहूँगा कि मास एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि हर जगह पर कांस्टेंट होती है। मास इज
कांस्टेंट एवरीवेयर। मास की वैल्यू में कहीं पर भी कोई भी चेंज नहीं होती, हर जगह पर ये कांस्टेंट होती है। फिफ्थ खुसूसियत, अगर मैं सिक्स्थ खुसूसियत लिखूं मास का, तो मास के लिए अगर मैं कहूं तो ये है कि उसके लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, और ऐसी क्वांटिटी जिसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं किसी शॉपकीपर के पास जाऊं तो मैंने कोई भी चीज़ ख़रीदनी है, फॉर एग्जांपल राइस, चीनी वगैरह कुछ भी ख़रीदना है, तो हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट बताते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे 5 किलोग्राम चीनी चाहिए, मुझे 8 किलोग्राम राइस चाहिए, तो हम डायरेक्शन का जिक्र नहीं करते, और फिर भी उसके को एक्सप्लेन हो जाता है मास, तो हम कहते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और 7th नंबर मास के बारे में अगर मैं लिखूं तो मास कौन सी इंस्ट्रूमेंट से हम इसको मेजर करते हैं, तो मास को हम बीम बैलेंस के जरिए मेजर करते हैं। इट इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस। बीम बैलेंस एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास, जिसमें 2 पेन होते हैं, ऊपर एक उसके लिए एक सपोर्ट होती है, एक साइड पे हम मास रख लेते हैं जो कि नॉन होता है, दूसरी साइड पर हम अननोन मास को रखकर उसकी मेजरमेंट करते हैं। तो ये 7 खुसूसियात हो गए मास के। अब अगर मैं इन दोनों के दरमियान डिफरेंस मालूम करना चाहूँ तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मास की डिफिनेशन लिखी है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले वेट की डिफिनेशन लिखूंगा जो कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क है। वेट असल में हम एक फोर्स को कहते हैं, एक ऐसा फोर्स जिसके ज़रिए ज़मीन हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं अगर छोड़ दूँ यहाँ पर तो ये ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होती है, या ज़मीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ऐसा फोर्स जिसमें ज़मीन अर्थ किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, उस फोर्स को हम वेट कहते हैं। तो ये अगर मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो वेट की डिफिनेशन हम इस तरह से करते हैं कि इट इज अ फोर्स विद विच द अर्थ attracts everything towards its center। एक ऐसा फोर्स जिसके जरिए जमीन हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है, तो उस फोर्स को हम वेट कहते हैं। यहां पर हमने लिखा है कि मास m से रिप्रेजेंट होता है, तो इस साइड पर हम वेट की सिंबल लिखेंगे। वेट का सिंबल है हमारे पास, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W। वेट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने लिखनी है इसकी वेट की मैथमेटिकल फॉर्म। यहां पर मैंने मैथमेटिकल फॉर्म लिखा है मास इज इक्वल टू F/A। यहाँ पर इसकी वेट के लिए मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास अलग है, और वो है W इज इक्वल टू mg। W स्टैंड फॉर वेट, m स्टैंड फॉर मास ऑफ ए गिवन बॉडी, एंड g स्टैंड फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर ये जमीन पर है तो साहिल समंदर पर g की वैल्यू हमारे पास 9.8 के बराबर होती है, और जितना हम साहिल समंदर से ऊपर चलते हैं तो g की वैल्यू में हमारे पास चेंज आती है। और फोर्थ में लिखूं तो वेट चूंकि एक फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है, इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा कि द यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन।
which is represented by n. चौथा इसमें डिफरेंस ये हो गया यूनिट का। यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है कि मास की वैल्यू हर जगह पर कांस्टेंट होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने बताया कि जी की वैल्यू साहिल समंदर से जितना हम ऊपर चलते हैं जी की वैल्यू चेंज होती है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि वेट की वैल्यू हर जगह पर कांस्टेंट नहीं होती, हर जगह पर इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, इसलिए हम ऐसी क्वांटिटी को हम वेरिएबल कहते हैं। वेट एक वेरिएबल क्वांटिटी है। कायनात में ऐसी भी जगह हैं जहां पर वेट की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है, लेकिन मास की वैल्यू जीरो नहीं होती। उस जगह पर जी की वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाती है, तो जी की वजह से पूरा वेट जीरो हो जाता है। सिक्स्थ डिफरेंस मास और वेट के दरमियान हमारे पास है, यहाँ पर ये स्केलर क्वांटिटी है मास, लेकिन वेक्टर के लिए मैंने पहले ही मेंशन किया है कि वेक्टर एक फोर्स का नाम है और ऐसा फोर्स जो जमीन की तरफ है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वेट की डायरेक्शन मालूम है, नीचे की जानिब है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन हमें रिक्वायर्ड होती है या मालूम होती है, तो उस क्वांटिटी को हम कहते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और 7 हमने लिखा है यहाँ पर कि मास को हम बीम बैलेंस के जरिए मेजर करते हैं। तो वेट को हम किस चीज़ के जरिए मेजर करते हैं? इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम कहते हैं इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस के जरिए मेजर करते हैं। मैं शॉर्टली इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मास क्वांटिटी ऑफ मैटर को कहते हैं, जबकि वेट एक फोर्स का नाम है जिसके जरिए जमीन हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है। मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वेट को हम w से रिप्रेजेंट करते हैं। मास के लिए हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू m इज इक्वल टू F बाई A। इसके मुकाबले में वेट का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू mg। मास का यूनिट है किलोग्राम, लेकिन वेट का यूनिट न्यूटन है। मास हर जगह पर कांस्टेंट होती है, वेट हर एक जगह पर कांस्टेंट नहीं होती, बल्कि हर जगह पर इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास को हम बीम बैलेंस के जरिए मेजर करते हैं, लेकिन वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस के जरिए मेजर करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।